नमस्कार साथियों, आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं हाईकोर्ट ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर को लेके। ये पेपर 2019 में आपसे पूछा गया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस रखे गए थे इस पेपर में। ग्रुप डी में क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड क्या होता है, उन क्वेश्चनों के माफिक आपको अपनी तैयारी को चेक करना है। उसी पैटर्न पे आज हमारी आपसे बातचीत होगी। आइए बिना देर किए हुए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। पैटर्न क्या है? यदि एक दर्जन कलमों की कीमत 180 रुपये है तो एक कलम की कीमत क्या होगी? आप जानते हैं, इफ द कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन इज 180, बोला गया है कि एक दर्जन पेन की प्राइस 180 रुपये है, तो एक पेन की प्राइस कितनी होगी? आप सभी को पता है कि एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। वन डजन में कितने आर्टिकल होते हैं? 12 आर्टिकल होते हैं। ठीक है, तो एक आर्टिकल की प्राइस कितनी हो जाएगी बेटा? 180 बटे 12। 180 में 12 से भाग दे दीजिए। जब 180 में 12 से भाग देंगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? 15। तो एक पेन की प्राइस हो जाएगी 15 रुपये। तो एक ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इस प्रश्न का ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर बनेगा। तो 79 नंबर का क्वेश्चन यहां से मैथ स्टार्ट होता है। ग्रुप डी और ग्रुप सी दोनों परीक्षाओं में जो मैथ का सेक्शन अभी तक आप देखेंगे वह लास्ट में ही होता है। 100 क्वेश्चंस होते हैं जिसके लास्ट में मैथ के सेक्शन आपके साथ रहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सरल कीजिए, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन के लिए उन्होंने क्या दिया है? तो 2 की पावर 3 अपॉन 3 इंटू 4 अपॉन 32, ये स्टेटमेंट आपके पास है। ठीक है, अब आइए इसी पैटर्न को आपको समझना है, पैटर्न वाइज चीजों को करना है। मैं अगर आपसे कहूं तो 2 की पावर 3 का मान कितना होता है? 8 होता है। ये वैल्यू 8 होती है। तो 8 और 4, देखिए 8 चौका 32, 32 से 32 कट जाएगा, 32 से 32 कट जाएगा। ये 8 से 32 को कटा, ये 4, 4 से 4 कट गया। मतलब ये पूरा का पूरा अंश और ये हर 32 पूरा सिंप्लीफाई हो गया। इसके सिंप्लीफाई होने से बचा कितना? 1। तो अंश के रूप में 1 हो जाएगा, हर के रूप में 3 हो जाएगा। तो यहां पे भी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर मान्य होगा। यहां पे देखिए 1/3 आंसर के रूप में आपके सामने मौजूद है। तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर जो बना वह 1/3 होगा। इसी पैटर्न से आप इस क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। क्लियर है भाई? कोई कंफ्यूजन किसी को? अच्छा भाई, आगे चलते हैं। 4 और 5 के प्रथम दो सार्वगुणज, सार्वगुणज का मतलब होता है कॉमन मल्टीपल्स, है ना। सार्वगुणज की बात हो रही है, कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है कि 4 और 5 के प्रथम दो सार्वगुणज क्या होंगे। शुरू के सार्वगुणज की आपसे बात की गई है। प्रथम दो सार्वगुणज 4 और 5 के, ठीक है ना। तो ये देखिए सार्वगुणज मतलब आप एलसीएम समझ लीजिए। ये बताइए 4 और 5 का अगर हम सार्वगुणज ले, एलसीएम ले, इसका 4 और 5 का एलसीएम बनाए तो हम इसको कितना कह सकते हैं? 20 कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं? 20 कह सकते हैं। तो इसने बोला है कि 4 और 5 के प्रथम दो सार्वगुणज, शुरू के दो सार्वगुणज क्या हो सकते हैं? तो ये हो सकता है आपका 20 हो सकता है। इसका जो पैटर्न बनेगा, 20 तो एलसीएम हो गया। अब इसका मल्टीपल कर दीजिए नंबर, नेचुरल नंबर से मल्टीपल कर दीजिए, नेचुरल नंबर से 1 2 3 से। तो 20 हो सकता है, 40 हो सकता है, 20 तिहाई 60 हो सकता है, 80 हो सकता है, 100 हो सकता है। मतलब 20 का पहाड़ा लिख दीजिए, 20 का पहाड़ा। तो शुरू के दो जो सार्वगुणज होंगे, शुरू के दो सार्वगुणज 4 और 5 के हो सकते हैं, वह कौन पॉसिबल है? तो 20 और 40। जो 4 से भी कटे और 5 से भी कटे तो वह कौन हो सकते हैं? 20 और 40 हो जाएंगे, आपके पास हो जाएगा। तो ये पहला वाला ऑप्शन ही राइट आंसर मिलेगा, क्योंकि उसने क्या बोला है? प्रथम, शुरू के बोला है। 20 और 60 बाद में होगा, 60 और 80 बाद में होगा, नन ऑफ दिस से कोई मतलब नहीं है। तो आपके पास ये चीज है। दो नहीं कहा होता, केवल आपसे क्या कहा होता कि 4 और 5 का सार्वगुणज क्या होगा, तो ऑप्शन केवल बनता 20। अगर केवल पूछता कि 4 और 5 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा तो आंसर 20 बन जाता। लेकिन इसने दो पूछा है तो 20 और 40 रिलेट करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित के लिए दशमलव संख्या लिखिए। 92.305, 92 मतलब 92। तो 92 को क्या लिखोगे? 92 डेसिमल 305। तो देखिए 305, देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है?
ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। इस डेसिमल को लिखने का इन्होंने तरीका बताया, उसी डेसिमल को आपने लिखा है 92.305, जो कि एक राइट आंसर के रूप में है। आइए, एक आयताकार मैदान की लंबाई 100 मीटर है, यदि इसका परिमाप 300 मीटर है। आयत का परिमाप कितना क्या होता है, आयत का परिमाप मेरे लाल 2l+b होता है। आपसे उसने क्वेश्चन में ये बोला है कि मेरे भाई द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 100 मीटर। लेंथ आपको मालूम है, लेंथ इसने कितना दिया हुआ है, लेंथ इन्होंने दिया हुआ है 100 मीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर। तो मेरे भाई रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2l+b होता है, जो कि 300 मीटर आपको दिया हुआ है। स्टेटमेंट बनेगा 2l+b इज इक्वल टू कितना दिया है 300। तो बेटा 2 से भाग हो जाएगा, तो l+b इज इक्वल टू 300 2 से कटेगा तो कितना बन जाएगा, आप क्या कहोगे सर 150 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 150। अच्छा भाई l का मान इन्होंने क्या दे रखा है, l का मान इन्होंने 100 दे रखा है, तो बेटा बना 100+b बराबर कितना बना 150। तो b बराबर कितना बन जाएगा 50। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। तो चौड़ाई इसकी जो बनेगी वो कितनी बन जाएगी 50 मीटर। चौड़ाई कितनी बन जाएगी 50 मीटर, आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान से एक एक बात को समझिए कि भाई आयत का परिमाप दिया है, आयत का परिमाप 2l+b होता है। तो 2l+b का फार्मूला आपने लगा दिया, तो यहां से 300 में 2 का भागा देंगे 150, l का मान कितना है 100+b। ये पैटर्न आपके सामने मौजूद है, इसी पैटर्न पे चीजें आपकी बनेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। यदि मूलधन P का मान दिया है 800 रुपये, समय दिया है 2 वर्ष और ब्याज की दर दिया है 10%, तो साधारण ब्याज क्या होगा। जब भी साधारण ब्याज की बात होती है, सिंपल इंटरेस्ट का एकदम कॉन्सेप्ट होता है RT% ऑफ प्रिंसिपल। RT% ऑफ प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा इसी पे निकलता है। तो बेटा ध्यान देना, R कितना है 10%, T कितना है 2, तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20%। 20% सिंपल इंटरेस्ट आपके निकालना है। तो अब सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है मेरे भाई, स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा RT% ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का RT% मतलब 20%। तो बेटा आप सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं, 800 का 20% निकाल दीजिए, 20/100, तो डबल जीरो चला गया, 8 दूनी का 16, 160 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 800 का कितना परसेंट निकाल लीजिए 20%, या तो डायरेक्ट 1/5 निकाल लीजिए या बेसिक तरीके से 20% निकाल लीजिए, तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा और सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आ गया 160 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट और जेन्युइन आंसर मिलेगा 84 का, ऑप्शन सी आप राइट आंसर बना लीजिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हल कीजिए। तो ये बच्चा बच्चा सॉल्व कर देगा, 4x+3 बराबर कितना 20। ठीक है, अब आपने इसको क्या सॉल्व किया, 4 से 20 को काटिए कितनी बार 5 बार, तो ये वैल्यू बनी बेटा x+3 बराबर कितना 5। x+3 बराबर कितना बना 5, तो x की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी 5 - 3, तो x बराबर आपके लिए कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर इसका जो बनेगा वह क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2 बन जाएगा। क्लियर है, तो 85 का ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट और जेन्युइन आंसर, जो आसानी से आप यहां निकाल सकते हैं। चलिए 85 के बाद आ जाइए, दी गई संख्या को रोमन संख्या में बदलिए 24। अब 24 को न्यूमेरिकली रोमन न्यूमेरिकली लिखना है, तो आप जानते हैं कि 2 बार x टाइप बनाते हैं तो 20 होता है, 20 होता है, ठीक है ना। और आपको 24 चाहिए, मतलब 25 से एक कम, तो 4 को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो I24 लिखने का 2x1b के रूप में बनेगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी को मैच कर रहा है 24, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब देखिए यहां पे मैं अगर आऊं, मैं इसको बखान करूं ऑप्शन को ही डायरेक्ट, तो देखिए ये जो है 20 और 5, 25 एक 26, पहला जो ऑप्शन दिया है ये 26 लिखा है। ये वाला क्या ऑप्शन दिया है आपके पास, देखिए 10 और ये दिया है 5 और ये 3,
ये जो V होता है ये 5 का मतलब 10 5 15 3 18, दूसरा ऑप्शन 18 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 10 10 20 है ना, 5 से 1 कम 4, ये वैल्यू 24 को इंडिकेट कर रही है। और ये जो वैल्यू है, अब देखिए C और L के बारे में चर्चा हो रही है, 100 मतलब 90 के रूप में इसको कन्वर्ट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 24 ही मुझे लाना था, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। चलिए, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर तो बड़े से छोटे के क्रम में आपको जाना पड़ता है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, आरोही छोटे से बड़े क्रम में होता है, अवरोही बड़े से छोटे क्रम में होता है। तो देखिए ऑर्डर 1000, 1005, 1002 है ये यार, ये तो देखिए बड़े से छोटे, इसमें सबसे बड़ा कितना है 1007, 1007, 1005, 1003, 1002, 1000, ये होगा अवरोही क्रम। चेक करिए, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है आपको? ऑप्शन 1007, 1005, 1007, 1005, 1003, 1002, 1000, पहला ये ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है। इसका जो क्रम आपके पास दिया है, इसका अवरोही क्रम हमने यहां पे दे दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में हमने आपको यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला मैच कर रहा है। 5009 के बाद की दो क्रमागत संख्याएं कितनी होगी? जब क्रमागत संख्या की बात होती है तो क्या होता है, एक जोड़ा जाता है, कंजुगेटिव की बात होती है। तो बेटा 5009 के बाद जो क्रमागत संख्या होगी 5010 होगी, और 5000 कितनी होगी, 11 होगी। तो 5010 और 5011, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो यहां पे जो ऑप्शन आपके पास मैच करेगा वो ऑप्शन नंबर सी मैच करेगा। चलिए, निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बच्चा बच्चा जानता है 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15। देखिए एक से लेकर, अगर हाईकोर्ट ग्रुप डी का पेपर देना है तो 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर एकदम तोते की तरह याद रखिए। जैसे मैं आपको सुनाना चाहूं, विद इन सेकेंड इसको सुनाने का प्रयास करिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का कितना हो जाएगा 529, 24 का 576 और 25 का 625। मतलब ये पूरी तरह से एक एक पॉइंट, एक एक लॉजिक आपके दिमाग में होना चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है भाई, चलिए आइए 15। एक त्रिभुज का परिमाप 72 सेंटीमीटर दिया है। कोई त्रिभुज है, उसका परिमाप आपके सामने है, और उसका परिमाप जो दिया हुआ है वह कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 72 सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिभुज की अगर आपसे बात किया जाए तो किसी भी त्रिभुज के परिमाप की बात किया जाता है तो परिमाप के लिए एक फार्मूला यूज होता है, आप समझिएगा, यहां पे लिख रहा हूं, त्रिभुज का परिमाप। तो देखिए त्रिभुज का परिमाप का फार्मूला याद रखिए, सम ऑफ साइड, सम ऑफ साइड्स, ठीक है ना, भुजाओं का योगफल, है ना, क्या याद रखना है, भुजाओं का योगफल। त्रिभुज का परिमाप जो होता है उनकी सभी भुजाओं का क्या बनता है, योगफल बनता है। ठीक है भाई, तो त्रिभुज का परिमाप की बात हो रही है, इसकी भुजाओं की लंबाई इतने के अनुपात में है। अब देखिए इनकी भुजाएं जो दी गई हैं, त्रिभुज की जो भुजाएं अनुपात में दी गई हैं A:B:C, वह क्या दिया है 2:3:4। मतलब त्रिभुज की भुजाएं बन गई 2x, 3x, 4x। ठीक है, तो इनका जो परिमाप होगा इसका जोड़ होगा, जोड़ होगा। तो इसको जोड़ेंगे आप तो 3 2 5, देखिए 2 3 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9x। तो 9x का जो मान होगा वो 72 सेंटीमीटर के बराबर होगा।
क्योंकि परिमाप जो होता है उसके लिए क्या फार्मूला यूज होता है, मैंने शुरू में ही यूज किया है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, सम ऑफ साइड होता है, भुजाओं का योगफल। तो बेटा इनका जो जोड़ करोगे क्योंकि 2 3 4 दिया था, तो पहली भुजा 2x, दूसरी भुजा 3x, तीसरी भुजा 4x, तो 4 3 7 2 9। तो वैल्यू ऑफ x यहां से कितनी हो जाएगी, 72/9, कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में पूछता है कि तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर में याद करें। त्रिभुज की भुजाएं क्या होंगी, तो त्रिभुज की भुजा ए बी सी, ए को हमने 2x लिया है तो 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। एक को लिया है 3, 3 इंटू 8, 8 3 का 24 सेंटीमीटर। और एक को लिया है 4, 4 इंटू 8 कितना सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की यही भुजाएं होंगी 16 24 32, 16 24 32। इसी पैटर्न पे आपकी चीजें आसान बन जाएगी, आप यहां से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। अगले क्वेश्चन में सरल कीजिए। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही करना है और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। 353 इंटू 47, ठीक है। अब देखिए कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप बेसिक तरीके से कर ले जा रहे हैं, इतना समय आपके पास है, तो आसानी से आप इन चीजों को बना ले जाएंगे। मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, मल्टीप्लाई कर लीजिए और भी बातें समझेंगे। 70 का 21 हासिल के रूप में कितना लगा, 2, 7 पचे 35, 35 2 37 हासिल के रूप में 3, 7 42 और 3 कितना बना, 45। चलिए भाई 4 से करिए, 4 3 12 हासिल के रूप में 1, 5 का 20, 1 21 हासिल के रूप में 2, 24 2 26, 24 2 26, 1 7 2 9 5 1 6, 6 4 10 और 3। तो देखिए तो कोई एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ कुछ लोग विद्वान बनना चाहेंगे, वैसे इस पेपर के लिए ग्रुप डी के लिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है ना, बच्चा लोड लेता है, जब एग्जाम हॉल में जाता है तो गुणे भाग करता है। जैसे क्या है 653 इंटू 47, डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं, डीएस मेथड, डिजिटल सम। डिजिटल सम का नियम क्या होता है कि 2 अंक या 3 अंक जैसे 9 बन जाए इग्नोर कर दीजिए। जैसे देखिए 6 + 3, 6 और 3 का जोड़ कितना बना, 9, कैंसिल, मतलब 653 का जो डिजिटल सम होगा वह 5 होगा। डिजिटल सम ये होता है कि जो भी संख्या आपके दी गई है उसके अंकों का योगफल एक सिंगल अंक में कन्वर्ट करना। तो 6 5 3 जो संख्या 653 है, इसका डिजिटल सम 5 होगा। अच्छा इसका डिजिटल सम कितना होगा, 7 4 11, 11 मतलब कितना, 2, 11 मतलब कितना, 2, क्योंकि 7 और 4 को जोड़ोगे तो 7 + 4 का जोड़ कितना हो जाएगा, 11, फिर 11 को जोड़ोगे तो 1 + 1 2। तो इस संख्या का डिजिटल सम 5, इस संख्या का डिजिटल सम 2। चलिए बीच में सिंबल किसका, मल्टीप्लिकेशन का, 5 दूनी का 10, 10 मतलब डिजिटल सम कितना, 1। मतलब इस प्रश्न का, इस मल्टीप्लिकेशन का डिजिटल सम 1 हो रहा है। मतलब अगर प्रश्न का डिजिटल सम 1 है तो ऑप्शन में जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 1 होगा वही ऑप्शन सही होगा। आइए चेक करते हैं, देखिए ये 9 है, कैंसिल, 4 और 5, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, 9। देखिए 9 भी कैंसिल है, 5 4 9 भी कैंसिल, तो 2 1, देखिए 2 1 3, तो इसका 42 561 का डिजिटल सम 3 बन गया। फिर देखिए 4 और 5, 4 और 5 कैंसिल। आइए थोड़ा सा इसको रफ वर्क कर लें तो ज्यादा बेटर होगा। देखिए ये संख्या कितनी है, 42591। तो बेटा आपको जानते हैं क्या करना है, देखिए 4 + 5 9, 9 कैंसिल हो गया तो बचा कितना, 2 1 3, इसका डिजिटल सम 3 बना। अच्छा इसको देखिए 6 5 3 9 1, ठीक है, इसका डिजिटल सम चेक करिए बेटा, इसका देखिए, तो देखिए 9 से 9 कैंसिल, 6 3 9 कैंसिल, 5 1 6, इसका डिजिटल सम 6। अच्छा भाई इसका डिजिटल सम 7 4 3 9 1। चलिए इसका डिजिटल सम चेक करिए, आपके पास 9 से 9 कैंसिल। अब यहां पे जो बन रहा है 7 3 10, कुछ 9 तो बन नहीं रहा है, 7 4 11 1 12 नहीं बन रहा है, तो 7, देखिए 7 7 और 7 14 1 15, 15 मतलब इसका डिजिटल सम 6, कहानी खत्म। चलिए इसका देखिए 9 कैंसिल, 6 3 9 कैंसिल, बचा कितना, 1 और 0, इसका डिजिटल सम 1। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो मुझे लगता है कि डिजिटल सम अगर बैठ के गुणा में लगाएंगे तो भी हम देखेंगे ना कि मेरा टाइम उतना ही लगना है। तो आप डिजिटल सम लगा के करिए या डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, आप पे डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं।
अब गुणा उड़ा में कौन बैठ के डिजिटल सम यूज करता है ना, लेकिन भाई कई बच्चों के दिमाग में रहता है, तुरंत बोलते हैं सर डिजिटल सम लगा दीजिए, है ना। तो आप फ्रेम है, डिजिटल सम लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आप जो जैसे जिस तरह से आप अपने आप को समझे। निम्नलिखित संख्या में 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अभी बताइए 784 में 8 का जो स्थानीय मान होगा वह कितना होगा, 80 होगा। देखिए ये जो है जैसा इन्होंने बोला है ऑप्शन के अनुसार, ये 10th प्लेस पे है। राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 8 इन द फॉलोइंग नंबर, इतना। तो किस प्लेस पे है, इकाई दहाई, ये किस प्लेस पे, स्थानीय मान, है ना। स्थानीय मान 80 होगा, लेकिन वो किस स्थान पे है, 8। इकाई जो डिजिट 8 है वह किस पे है, दहाई पे है। किस पे है, 10th पे है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए प्लेस वैल्यू, निम्नलिखित संख्या का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 5 का गुणनखंड, फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 5 का गुणनखंड, तो बेटा 5 का गुणनखंड क्या होगा, 5 का गुणनखंड होगा 1 इंटू 5 होगा। तो 1 और 5, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 5 का फैक्टर करिए 1 इंटू 5, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हल कीजिए। अब बताइए अगर आपने इसको सॉल्व किया 4 + 7/8, ठीक है बेटा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एलसीएम कितना, 8, 8 चौका 32 + 7, 32 और 7 का जोड़ कितना होगा, 32 में 7 जोड़ दीजिए, 32 में 7 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, 39, 39/8। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये 2019 में ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे। चलिए यदि m इज इक्वल टू -1 और p इज इक्वल टू 2 तो मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए p को इन्होंने कितनी बार रिप्रेजेंट किया है, p को देखिए कितनी बार लिखे हैं, ठीक है ना। p है आपके पास 1 2 3 4 5, मतलब p की पावर 5 है, इंटू m का स्क्वायर है, ठीक है ना। p का मान इन्होंने 2 रखा है, तो 2 की पावर 5 इंटू m की वैल्यू -1 है, तो ये बन गया। इन्होंने दिया यदि m इज इक्वल टू, इफ m इज इक्वल टू -1, p इज इक्वल टू 2, तो बेटा 2 की पावर 5 का मान होता है 32 और इसकी वैल्यू हो जाएगी +1। इसका मल्टीप्लिकेशन बनेगा 32। इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ दिस। p 5 बार है तो p को आप लिख सकते हैं p की पावर 5, और m 2 बार है तो m²। पैटर्न आपने सेट कर दिया, आपके पास आंसर मिल गया। दिया n के लिए हल कीजिए। बेटा बताइए 3n + 7 इज इक्वल टू कितना, 25 बना। 3n + 7 इज इक्वल टू कितना बन गया, 25। अब ये बताइए 3n इज इक्वल टू कितना बना, 25 में से 7 घटा दीजिए, घटा देंगे। तो बेटा 3n इज इक्वल टू 25 में से 7 घटेगा कितना आएगा, 5 उधर 2 इधर, है ना। तो आपके पास 18 आ जाएगा। तो 18 आएगा तो n बराबर यहां से कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए हाँ भाई एक बात ध्यान रखिएगा ना, कभी भी जैसे आप लोगों को पता है कई बच्चे पूछते भी हैं कि भाई सर इसकी वैकेंसी कब आएगी, क्या होगा। तो देखिए वैकेंसी आपको पता है कि जैसे आप लोगों के दिमाग में एक फितूरी ये बड़ा रहता है कि जब वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे। ये तो 100% क्लियर है कि वैकेंसी आएगी, हमेशा से आती रही है। तो ये जो वैकेंसी है मान के चलिए नवंबर दिसंबर में सर ने जैसे बताया भी होगा आपको, दिसंबर तक ये वैकेंसी आ जाएगी। और जब वैकेंसी आ जाएगी तब तैयारी करेंगे। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक इतिहास रहा है कि भाई पेपर वो बहुत जल्दी कराता है हमेशा। कितने दिन का समय मिलेगा, क्या मिलेगा। मैथ्स का सिलेबस इतना ब्रॉड है, पूरी तरह से एसएससी का है सिलेबस, उतने ही टॉपिक है जितना एसएससी में पूछा जाता है। भाई एडवांस भी है, ये भी है, ग्रुप सी और ग्रुप सी वाला जो सिलेबस है आपके पास। तो सी और डी दोनों की अगर तैयारी करना है तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके लिए आप देखे होंगे, है ना, संस्था एक कोर्स भी चला रही है, एप्लीकेशन पे इसके कोर्स स्टार्ट है और ठीक ठाक बच्चे एडमिशन ले चुके हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं और सिलेबस भी हम लोग ठीक ठाक चीजों को कर रहे हैं। तो आप लगिए, वेट मत करिए चीजों का, वेट करते रह जाएंगे। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है ना, इंतजार ही इतना मिलता है। चलिए निम्नलिखित समुच्चय में अगले 3 अवयव ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पे एक सीक्वेंस बना है बेटा, और सीक्वेंस क्या बना है, 50 बना है, 46 बना है, 42 बना है, 38 बना है,
अब देखिए इसमें आगे के दो पैटर्न पूछ रहा है, तो देखिए कितने कितने की कमी हो रही है, कितने की कमी हो रही है, चार की कमी हो रही है, चार चार की कमी हो रही है। 38 के में से 4 घटेगा कितना आएगा, 34। 34 में से 4 घटेगा कितना आएगा, 30। तो अगले दो नंबर यही होंगे, 34 और 30। देखिए तो कितने नंबर पूछा है, 3। अगले 3 अवयव, अगले 3 अवयव एक और जोड़ लो भाई, एक और जोड़ लो। तो देखो 34 30 26, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 34 30 26 इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 3.5 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए, पहले भिन्न में बनाइए। 3.5 को पहले भिन्न में बनाइए। ये भिन्न में कितना आएगा, 3/5। प्रतिशत में करिए, 100 से गुणा करिए। 100 से गुणा करके आप परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए। 5 से काटेंगे कितनी बार, 20। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 नहीं आई, 60%। ये ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर बन जाएगा भाई। ये जो वैल्यू आपके पास आएगी 60% आएगी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आइए देखते हैं क्या बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इन्होंने कहा है कि क्रय मूल्य माइनस हानि इज इक्वल टू विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य में से हानि को घटाएंगे तो विक्रय मूल्य के बराबर होगा। भाई चलिए और भी पढ़ लेते हैं। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इज इक्वल टू हानि। नहीं, देखिए अगर मैं आपसे कहूं तो हानि जो होती है भाई, अगर स्टेटमेंट में कहा जाए तो विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से जब बड़ा होता है तब हानि नहीं होता है, लाभ होता है। ये वाला जो स्टेटमेंट है, हानि की जब भी बात होती है, मतलब इन्होंने उल्टा लिखा हुआ है। हानि की जब भी बात होती है, स्टेटमेंट गलत है। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इन्होंने यहाँ पे उल्टा चीजें, मतलब ये गलत स्टेटमेंट है ना। अगर आपको मैं कहूं तो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी होता है, और इन्होंने क्या किया है, एसपी माइनस सीपी, तो ये गलत है। ठीक है, चलिए अच्छा भाई, अब यहीं से अगर मैं बात को कह दूं, अब यहां भी देखिए ये वाला भी स्टेटमेंट समझिए कि अगर लॉस उधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, आ जाएगा। मतलब अगर इस स्टेटमेंट को फ्रेम करना चाहूं मैं, इस स्टेटमेंट को मैं फ्रेम करना चाहूं, ये बन सकता है सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू क्या, लॉस। ठीक है, चलिए विक्रय मूल्य प्लस हानि बराबर क्रय मूल्य। अब यहां पे क्या है, विक्रय मूल्य प्लस हानि बराबर क्रय मूल्य। अच्छा भाई, अगर इधर भेजू लॉस को तो निगेटिव हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं। विक्रय मूल्य को, विक्रय मूल्य में अगर हानि को मैं जोड़ूंगा तो क्रय मूल्य नहीं बन सकता है। ठीक है ना भाई, जब विक्रय मूल्य में विक्रय मूल्य उधर आएगा, चलिए इनमें से कोई नहीं। यार ये बताओ, अगर देखूं इसको तो ये भी सही निकल जाएगा यार। विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ने पर क्रय मूल्य मिलेगा, सिंपल सी बात है, सही है भाई। आइए हम सबकी चर्चा आपके साथ एक साथ करते हैं, इसको समझिए। ये गेम पूरा जो भी बना है हानि पे बना है। बेटा देखिए, लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, ये बनता है। लॉस बराबर क्या बनता है, सीपी माइनस एसपी। अब इन्होंने कहा है कि सीपी माइनस लॉस इज इक्वल टू एसपी। अच्छा, इसको इधर ला दीजिए, इसको इधर ला दीजिए, तो एसपी बराबर सीपी माइनस क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो सीपी माइनस लॉस इज इक्वल टू एसपी। अभी तक ये पहला वाला स्टेटमेंट सही दिख रहा है कि क्रय मूल्य में से अगर हानि को घटा देंगे तो क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य। अच्छा दूसरे पाइए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर हानि। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर हानि, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अच्छा, विक्रय मूल्य प्लस हानि बराबर क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य प्लस हानि बराबर क्रय मूल्य, ये भी स्टेटमेंट सही है भाई। अगर मैं यहां से इसको ऐसे हैंडल कर दूं, अगर मैं यहां से विक्रय मूल्य प्लस हानि कर दूं, विक्रय मूल्य प्लस लॉस इज इक्वल टू क्रय मूल्य, ये वाला दूसरा वाला भी स्टेटमेंट सही हो रहा है भाई, है ना। इनमें से कोई निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो ये तो दो दो स्टेटमेंट इसमें सही हो जा रहा है। विक्रय मूल्य में अगर हानि को जोड़ दिया जाए तो क्रय मूल्य बन जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये तो फंसा दिया, दो दो स्टेटमेंट देके, कुछ ना कुछ लोचा होगा यहाँ पे, है ना। जैसे देखो 500 रुपए की वस्तु खरीदे, ठीक है, सीपी 500, और इसे 100 रुपए के लॉस पर बेच दिए, तो एसपी कितनी हो जाएगी? 400। ठीक है, तो सीपी आपको मालूम है 500 और लॉस पता है 100, तो 500 में से 100 घटाओगे तो एसपी आपके पास आ जाएगी। अच्छा मान लो एसपी दिया है 400 रुपये और लॉस पता है 100 रुपये, तो जोड़ोगे तो 500। तो यार इसके अनुसार दो दो स्टेटमेंट इनका सही हो जा रहा है ना। इनके ऑप्शन के अनुसार जो स्टेटमेंट दिए से दो दो ऑप्शन सही हो जा रहा है। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन में लोचा होगा, या तो ये कह सकते निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये अगर चीजों पे होता, सत्य नहीं है की बात आ जाती, तो ऑप्शन नंबर हम क्या कर लेते? बी कर लेते। ठीक है, कुछ ना कुछ लोचा है इस क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में, इग्नोर मारो। 6 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में नापी गई है और परिणाम इस प्रकार है। लड़कियों की औसत ऊंचाई, देखिए जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन हो, एवरेज की बात है, तो आप सीधे 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132, तो देखिए 2 2 4 2 6, 6 लोग हैं, डिवाइडेड बाई 6, 6 से उठा के भाग दे दीजिए। तो देखिए 5 और 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14। 14 में अगर 8 जोड़ता हूं, 14 में अगर 8 जोड़ता हूं तो 22, 22 से 23, 23 और 2 कितना हो जाएगा? 23 और 2 25, हासिल के रूप में लगा 2। फिर आगे पूछ रहा है 5 3 8, 8 3 11, 11 और 2, 11 में 2 जोड़ूंगा 13, 13 और 5 18, 18 और 3, 18 3 21 होता है, 21 और 2, 21 में 2 जोड़ दो 23, हासिल 2, 1 2 3 4 5 6, 6 2 8। चलो 6 से भाग दो, 13 छके 78, 13 छके 78, बचा कितना? 3 2 5, 55, 55 हुआ, 6 9 54, 6 9 54, 139 दशमलव कुछ करके आएगा, चेक कर लेना। मतलब देखिए एवरेज निकालना है तो सबको जोड़ के उतने से भाग दे दीजिए, आपके पास एवरेज आ जाएगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई। 155 एक बजे जाएगा, एक आ गया 10, 4 तो 4 जाएगा तो फिर 6 बढ़ जाएगा, तो 139.6 के रूप में आपका आंसर मिल जाएगा, जो कि सही है। ठीक है, तो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनेगा, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे लोड नहीं लेना है। इस पैटर्न से ये पेपर आसान आपका बन जाएगा, एक लॉजिक से चीजें आपकी हो जाएंगी। क्लियर है भाई? चलिए।